अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम लोग आईटी में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को यूज़र एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और यूज़र बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके, जो कि आईटी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करते वक्त बहुत ज़रूरी होती है। इसके थ्रू हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, यानी इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं उनके बारे में साइकोलॉजी जो होती है वो बेटर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स और डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इसका यूज़ करते हुए, क्योंकि उनकी साइकी जो है वो बेस्ट होती है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, साइकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका एम क्या है कि ये हमारे जो माइंड और बिहेवियर होते हैं उसको समझने की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी हमारा माइंड क्या काम कर रहा है, हमारा बिहेवियर किस तरह का है, इसके बारे में जो है वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस कोर्स में स्टूडेंट को साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, उनकी थेरीज, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दी जाती है और ये बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि ये ग्रीक रूट्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है हमारे पास, ठीक है। साइकोलॉजी का जो ग्रीक रूट था, ये वर्ड है साइकी, तो उससे जो है ये रेफ़र किया जाता है जिसका मीनिंग है सोल और माइंड, ठीक है। यानी जो साइकोलॉजी है एक ग्रीक रूट है, उसके वर्ड से ही रेफ़र किया जाता है जो कि है साइकी, और साइकी का मतलब क्या है, सोल यानी रूह, और माइंड यानी दिमाग, इस चीज़ को रेफ़र करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो उस पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेंगे। मैंने बताया कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत पुरानी है। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका जो आगाज़ हुआ था वो 90th सेंचुरी में हुआ था, जब विलियम वॉन्ट ने जर्मनी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया। उसने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री जो कि 1979 में लेप्जिग यूनिवर्सिटी में खोला था। उसके बाद और भी रिसर्चर्स ने अपने अपने एरियाज़ में एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए, जैसे हमारे सिगमंड फ्रॉयड थे, उन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स जो था उसका आगाज़ किया। साइकोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट में फ़िलासफ़र, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को भी इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे कि हमारे रेने डिस्कार्ड्स हैं, उसके बाद हमारे अरिस्टोटल हैं, ठीक है, इन सब, चार्ल्स डार्विन हैं, इन सब ने हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइकोलॉजी के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें बात करेंगे अरिस्टोटल की। तो अरिस्टोटल क्या था, ये हमारे पास एक एंशियंट ग्रीस का एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर और साइंटिस्ट था। उनकी फ़िलासफ़ी और ऑब्जर्वेशन ने साइकोलॉजी को शेप किया, ठीक है, यानी यहाँ फ़िलासफ़ी जो थी, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलासफ़ी के बारे में और हमारी जो है वो फिजियोलॉजी के बारे में। तो अरिस्टोटल की बात करें तो हमारे पास एंशियंट ग्रीस का एक प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र और एक साइंटिस्ट था। उनकी फ़िलासफ़ी और ऑब्जर्वेशन ने साइकोलॉजी को मुकम्मल एक शेप किया था, यानी उन्होंने इसको डेवलप किया था। अरिस्टोटल ने माइंड, बिहेवियर और परसेप्शन के बारे में थेरीज दी। उन्होंने सेंस ऑर्गन्स और परसेप्शंस को, प्रोसेस को, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो परसेप्शन थे उनके प्रोसेस को स्टडी किया, और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे गैदर होती है इस पर उन्होंने जो है वो पूरे का पूरा स्टडी किया, पूरा का पूरा विजिट किया। अरिस्टोटल ने भी कॉन्शियसनेस और मेमोरी के बारे में अपने आइडियाज़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम रेने डिस्कार्ड्स की बात करें तो रेने डिस्कार्ड्स जो था वो एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंच फिलासफर, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे। उनका रोल क्या था मॉडर्न साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा उनका रोल जो होता है यानी सिग्निफिकेंट है, यानी उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्कार्ड ने क्या किया, इन्होंने माइंड बॉडी जो थी उनके डुअलिज़म्स, जिसको कह सकते हैं, डुअलिज़म का मतलब होता है माइंड एंड बॉडी दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट दिया, जो कहते हैं कि जो हमारा माइंड होता है और हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, यानी दोनों सेम नहीं है बल्कि अलग अलग एंटिटीज़ हैं। उन्होंने आर्गूमेंट किया कि दिमाग और जो हमारा जिस्म होता है यानी माइंड और जो बॉडी होती है उसके बीच एक कनेक्शन है जो वो पेनियल ग्लैंड के थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं। अब डिस्कार्ड के आइडियाज़ ने माइंड बॉडी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और साइकोलॉजी को
फिज़िकल और नॉन फिज़िकल एस्पेक्ट को स्टडी में जो है वो इंक्लूड किया था। अब हम देखेंगे कि नेचर और नर्चर डिबेट्स जो हैं ये क्या होती हैं। अब नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट्स एक साइकोलॉजी में एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो ह्यूमन की जो बिहेवियर, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अब इस डिबेट में दो डिफरेंट फैक्टर्स यानी नेचर और नर्चर के रोल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले नेचर की बात करते हैं तो नेचर का कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जेनेटिक मेकअप से आती हैं। जेनेटिक मतलब यानी इंसान के जीन्स, उसकी जेनेटिक ट्रेड्स यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको डिटरमाइन करने के बाद ही हमारे पास जो होती हैं वो एक हमें प्रॉपर जेनेटिक मेकअप से हमें उसका बिहेवियर जो है वो मिलता है। अब इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ बिहेवियर्स और पर्सनैलिटी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, जैसे हमारे कुछ और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये भी जेनेटिक फैक्टर से निकल आती हैं। ठीक है, ये हमारी नेचर में आती हैं। यानी जैसे हम अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं। अगर वो इंटेलिजेंट हो सकता है हम भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, यानी कुछ कुछ होती हैं, हर सारी नहीं होती। नर्चर की बात करें तो नर्चर का कॉन्सेप्ट यही है कि एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी इंसान की बिहेवियर और इसकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। यानी इंसान का माहौल, फैमिली डायनामिक, एजुकेशन, उसके सोशल इंटरेक्शन, उसकी बिहेवियर और डेवलपमेंट पे असर डाल सकते हैं। नर्चर की एनालिसिस के मुताबिक बचपन की यानी जो हमारी चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और जो सोशल सराउंडिंग्स होती हैं, ये चीज़ें इंसान के बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेचर में था कि हम लोगों के जीन से क्या क्या फैक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, और नर्चर में यह है कि हम लोग अपने सराउंडिंग से क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने अंदर ला रहे हैं, किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 4 बॉडीली ह्यूमर्स। तो 4 बॉडीली ह्यूमर्स क्या है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारा एक एंशियंट ग्रीक और रोमान मेडिसन जो थी वो उस समय यूज़ होता था। और ये थ्योरी यही कहती है, अब ये जो 4 बॉडीली ह्यूमर थ्योरी थी ये क्या कहती है कि इंसान के जिस्म में 4 मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, जो उसके हेल्थ और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। 4 फ्लूइड्स होते हैं जो ह्यूमर्स होते हैं। इसमें आ जाता है, एक हमारा ब्लड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है फेलम जिसको हम बलगम भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा येलो बाइल आ जाता है और एक हमारा ब्लैक बाइल आ जाता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो इंसान के जिस्म में होता है, कहते हैं कि इसका ज़्यादा होना इंसान की ऑप्टिमिस्टिक्स, उसकी एनर्जेटिक और जो हमारी पैशनेट होता है उसको बनाता है। इसको हम लोग सिंजुअन भी यानी टेम्परामेंट के साथ जो होता है वो जोड़ा जाता है। अब बस इतना याद रखिए कि ब्लड जो होता है वो इंसान के जिस्म में होता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो ये इंसान की ऑप्टिमिस्टिक जो होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, इन सब चीज़ों को ये जनरेट कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पैलम, जिसको हम कहते हैं बलगम। अब ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। इसको कहते हैं कि इसका ज़्यादा होना किसी का काम, पीस और कंपोज बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलमेटिक टेम्परामेंट के साथ जो होते हैं, इसको हम लोग कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे येलो बाइल की। ठीक है, येलो बाइल जो लीवर यानी हमारा जो जिगर होता है उसके अंदर होता है। इसको कहते हैं कि इसका ज़्यादा होना किसी को एजर्टिव, एम्बिशियस और जो हमारी कैलोरेटिक्स होती हैं, कैलोरीज होती हैं, उसको बनाता है। ठीक है, इसको हम कैलोरिक जो टेम्परामेंट है उसके साथ इसको रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा ब्लैक पाइल आ जाता है। ब्लैक पाइल क्या होता है, जो लीवर से निकलता है। इसको कहते हैं कि इसका ज़्यादा होना किसी की इंट्रोवर्टेड, इसकी यानी सेंसिटिव, इस सब चीज़ों को ये बनाता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ के साथ कंसर्न कर रहा है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेलैंकोलिक के साथ। अब ये थ्योरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादातर मेडिसिन में नहीं, जो मॉडर्न मेडिसिन है उनके अंदर इसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाती। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की फील्ड जो है वो कब और कहाँ इस्टेब्लिश हुई। तो साइकोलॉजी की फील्ड जो है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई थी 1879 में लेप्जिग, जर्मनी में, जब विलियम वार्ड ने अपने लेबॉर्ट्री को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के तौर पर इस्टेब्लिश किया। वार्ड का यही लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए पहला डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर था। इस इवेंट को साइकोलॉजी के फील्ड के फॉर्मल आगाज़ यानी जो हमारा फॉर्मल इसने जो शुरुआत ली थी उसमें माना जाता है। उस वक्त से लेकर अब तक साइकोलॉजी की फील्ड ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेस कर ली थी, और अब यही
एक डिफरेंट और यानी मज़ीद स्पेशलाइज जो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने इस चीज़ को, माइंड और बिहेवियर को, इंसान के अंदर जो था वो स्टडी किया। अब साइकोलॉजी है डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है। साइकोलॉजी जो है वो हमारी डेली लाइफ की ज़िंदगी में कई तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। ये कुछ तरीके हैं जिनमें साइकोलॉजी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है, जैसे हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी एजुकेशन हैं, उसके बाद हमारी पेरेंटिंग है, यानी पेरेंट के साथ किस तरह से हम रहते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर हमारी साइकोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें, अंदर का डाटा खुद भी यूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट कैरियर्स होते हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंसान के बिहेवियर, माइंड और इमोशन जो होते हैं उसको स्टडी करते हैं। अब ये लोग टिपिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, थेरापी और काउंसलिंग में स्पेशलाइज होते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूजुअली हमारी एडवांस डिग्री यानी मास्टर्स और पीएचडी जो होते हैं वो रखते हैं साइकोलॉजी में, और वो जो काउंसलिंग सेंटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट या अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस में काम करते हैं। जबकि साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं। साइकेट्रिस्ट भी बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन उनका अप्रोच जो है वो मेडिकल होता है, ठीक है। साइकोलॉजी तो माइंड एंड बिहेवियर के ऊपर कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक कहाँ से होता है, इनकी अप्रोच होती है मेडिकल तक। साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, इनके डायग्नोसिस, इन सब कुछ चीज़ों को वो सॉल्व करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इनका। उनके पास मेडिकल डिग्री होती है, एमडी और डीओ, और फिर वो साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशंस, मेडिकेशन मैनेजमेंट और थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। साइकेट्रिस्ट टिपिकली हॉस्पिटल्स, क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस में काम करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, और सो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ आई दोबारा से बैठ जाएँ, एक दफ़ा फिर से सुने, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को, ठीक है, जिससे आप लोगों की ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी।